हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स विथ हरीश कुमार। हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे वेव का, जो लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने वेव की बात की थी कि वेव किस तरह से होती हैं, उनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, और उसके बाद हमने जो बात की थी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंटेशन की, एंड देन देयर आफ्टर हमने सुपरपोजिशन की भी बात की थी। ठीक है, अच्छा, सुपरपोजिशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल, बेहतरीन एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव के हिसाब से है। ठीक है, अच्छा, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बुनियादी तौर पे हैं क्या? पहले तो उसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेते हैं, ज़रा देखें। अगर हम लाइट वेव की बात करते हैं तो पता है, जैसे आपने सोर्स ऑफ लाइट को डिस्टर्ब किया या एटॉमिक ऑसिलेशन कराई या जो भी एक्सवाइज़, तो जो लाइट वेव है ना वो आगे प्रोपेगेट होते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उनकी प्रोपेगेट होती है। इसी तरह से साउंड वेव की बात करें, उसमें भी यूँ होता है कि एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरी जगह पे। बिल्कुल इसी तरह से एक काम करते हैं हम, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, या भला रोप समझ लें, जिसका एक एंड जो है आपने यहाँ पे लगाया हुआ है ना, और दूसरा जो एंड है वो आपके हाथ में है। आपने क्या करना है, आप इसको शेक करें। जैसे शेक करते हैं ना तो यहाँ पे भी वेव बनेंगी। ये वेव भी आप सिंपली कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग है, लेकिन इनको हम स्पेशली नाम देते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि इनमें भी एनर्जी अवे फ्रॉम द पार्टिकल ट्रांसफ़र होती है। तो यूँ आप कह सकते हैं ये वेव भी इस तरह से प्लेन प्रोग्रेसिव हैं। अच्छा, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है ना, वो ये कि मिसाल की तौर पे कोई आप स्ट्रिंग समझ लें जो कि दो पॉइंट के बीच में अटैच्ड है इस तरह से। ठीक है, अच्छा, या आप कोई रबर बैंड समझ लें इस तरह से ना, जो भी है। अच्छा, आपने यूं इस तरह से स्ट्रेच किया हुआ है दो पॉइंट के बीच में। अच्छा, फिर आप क्या करें, इसको बीच से जो है ना मिडिल पॉइंट, वहाँ से पकड़ के इसको प्लग करें। ठीक है, मतलब स्लाइटली प्रेस करें या पकड़ के आप ऊपर ले जाएं। अच्छा, जैसे छोड़ेंगे ना तो पता क्या है, वो इस तरह से लूप में स्ट्रिंग यूं वाइब्रेट करेगा। थोड़ी देर के बाद या आहिस्ता आहिस्ता उसमें इस तरह से मोशन ज़ीरो हो जाती है। मतलब आपने इसको स्लाइटली अगर यूं प्रेस किया डाउन तो ये फिर ऊपर आएगा इक्विलिब्रियम या ओरिजिनल जगह पे, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो यूं आहिस्ता आहिस्ता वो अपना नेट इफेक्ट इस तरह से यूं कैंसिल कर देता है। तो ये जो आपकी वाइब्रेशन हुई है ना, या ये जो आपका मीडियम को डिस्टर्ब करने से जो पैटर्न बना है, ये एक वेव्स का टाइप है। हालांकि ये वेव है नहीं, ये सिंपल एक ऑसिलेशंस ऑफ ऑल पार्टिकल साइमल्टेनियसली है, पर ये क्योंकि एक रिजल्टेंट है जो हमें मिला, सुपरपोजिशन से मिला है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो ये स्टैंडिंग वेव कहलाती हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी, इनकी डिस्टर्बेंस इसी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता कैंसिल हो जाती है, या आप सिंपली कह सकते हैं ये वहीं पे एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो यूँ इनकी आप सिंपली कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन हो गई और ये आगे इस तरह से ट्रेवल नहीं होगी। एक कॉन्सेप्ट ये है जो कि मैंने स्ट्रिंग का दिया। एक कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा ये कि मिसाल की तौर पे एक वेव है जो कि यूं राइट में जा रही है। चलो, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, मैं ये बात करता हूँ। एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जो राइट में जा रही है। अच्छा, एक और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक राइट में जा रही है और दूसरी लेफ्ट में जा रही है। करना क्या पता है, इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं। जो अहम है इसमें पता है वो गया कि दोनों का, मतलब जो राइट में जा रही थी या जो लेफ्ट में जा रही थी, दोनों का एम्पलीट्यूड एक जितना रखें। अच्छा, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी एक जितना रखें आप, लेकिन बोथ आर अपोजिट इन फेज। क्या मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में यूं इस तरह से ये जा रहे हैं। अच्छा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सुपरपोज करेंगे। इनकी सुपरपोजिशन से जो आपको पैटर्न मिलता है या जो आपको एक वेव मिलती है, ये हम यहाँ पे बात करेंगे स्टैंडिंग में। ठीक है ना, तो एक मिसाल ये रबर बैंड की बात करें या दो वेव की सुपरपोजिशन करें, इस तरह भी हो सकता है। ऑर्गन पाइप में भी हम इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। आप ड्रम्स की बात करें, ड्रम्स की वाइब्रेशन की आप सिंपली बात कर सकते हैं। अच्छा, हम बोलते हैं ना जो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन है, आप इनकी भी बात करें। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम ये बात कर सकते हैं कि ऑसिलेशन जो है वो इस तरह से होती है कि उनका नेट इफेक्ट जीरो होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब ये कैसे होती है देखना पड़ेगा। प्रॉपरली
नॉर्मली अगर डिफाइन किया जाए ना तो स्टैंडिंग वेव का मतलब ये है दोज वेव इन विच एनर्जी इज नॉट ट्रेवल टू द लॉन्गर डिस्टेंस, या एनर्जी आगे तक ना जाए या ट्रेवल ना हो, उस तरह से आप यूँ कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो ये कि द वेव्स विच आर ऑब्टेन, या आप इस तरह से लिखें वो वेव आपको कब मिले, विच इज ऑब्टेन ड्यू टू सुपरपोजिशन, मतलब एडिशन ऑफ टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एक जितनी हमने रखनी है, जाहिर सी बात है वेवलेंथ भी वही होगी, एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी हम एक जितना रखना चाहेंगे, बट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कहते हैं जो आपको रिजल्टेंट मिलता है ना, इसको हम यहाँ पे नाम देंगे दिस इज स्टैंडिंग वेव। ये आपका बनता है स्टैंडिंग वेव। दोबारा से आप दो वेव को ऐड करें, जरा देखेंगे। मिसाल के तौर पे एक वेव है जो कि प्लेन प्रोग्रेसिव ही समझ लें, जो कि आप कह सकते हैं कि यूं इस डायरेक्शन में इस तरह से राइट में जा रही है। ठीक है, अच्छा, ये वेव आप सिंपली कह सकते हैं मिसाल की तौर पे y1 है। अच्छा, इस y1 की रिप्रेजेंटेशन में क्या दूं? आपका जो लास्ट लेक्चर था प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वाइल मूविंग टू दिस डायरेक्शन, तो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से देते हैं? इसका अपना एक एम्पलीट्यूड भी है मिसाल की तौर पे ना, फ्रीक्वेंसी भी है इसकी। अच्छा, तो हम इसको रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से देंगे, a मतलब एम्पलीट्यूड जो साइन इनटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये कौन सी वेव है? जो कि राइट में जा रही है। चलें, ठीक है भाई, कोई और वेव ले आए, एक और वेव ले आते हैं, कौन सी वाली? वो भी प्लेन प्रोग्रेसिव है। अच्छा, पर मैंने ये बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी वेव आप ले आए, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक और वेव ले आते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में यूं इस तरह से जा रही है, ठीक है। अच्छा, हम एक और वेव ले आना चाहते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से जा रही है, ठीक है। अब ये ज़रा इधर देखेंगे कि उसको हम किस तरह से डील करते हैं। एक और वेव है जो कि उसी एम्पलीट्यूड का है जितना एम्पलीट्यूड पहली वाली वेव का था, पर ये है कि ये वेव जो डायरेक्शन है ना वो एग्जैक्टली आप सिंपली कह सकते हैं अपोजिट में विद सर्टेन वेलोसिटी। अच्छा, तो इस वेव को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा? जो y2 वेव है इसका एम्पलीट्यूड हमने वही रखना है, फ्रीक्वेंसी सेम है। पता है फ्रीक्वेंसी मतलब है जितनी लेंथ y1 की है ना, मतलब वेवलेंथ, देखिए जरा उतनी वेवलेंथ आपने दूसरी वाली वेव की ली, ठीक है। तो यूं आप कह सकते हैं कि y2 की फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड भी इसका सेम रखें, ये रखें। प्रॉब्लम ये है कि दिस वेव इज नॉट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, पर ये अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से मूव कर रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में। अब पता है क्या करें, दोनों को सुपरपोज करें, दोनों को आपने प्लस करना है, दोनों को आपने ऐड करना है। चलो देखते हैं कि दोनों की एडिशन से क्या होगा। दोनों को ऐड करें। फॉर स्टैंडिंग वेव आप अगर ये लिखें कि अगर आपको स्टैंडिंग वेव चाहिए, सबसे थोड़ा पहले मैथमेटिकल एनालिसिस, अगर आपको स्टैंडिंग वेव चाहिए ना तो कुछ भी नहीं करें, नई वेव बनानी है जो कि दो वेव के सुपरपोजिशन से बननी है, क्योंकि एडिशन से बनानी है ना आपने, तो इन दोनों को प्लस करें। ज़रा ग्राफ को देखें थोड़ा बहुत। अच्छा, अगर आप इस तरह से सुपरपोज करेंगे ना तो पता है क्या हो रहा है, ट्रफ ऑफ y1 फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ y2 एंड वाइस वर्सा। तो पता है क्या हो रहा है, ये दोनों हर जगह पे अपने एम्पलीट्यूड को यूं कैंसिल करते हैं, और इन टर्न जो आपको नई वेव मिलेगी ना, रिजल्टिंग वेव मिलेगी, वो ये होगी। इसी रिजल्टिंग वेव का नाम हम रखते हैं स्टैंडिंग वेव, क्योंकि देखें ज़रा, जो नई वेव है ना उसने क्या करा, एक ये जो रिजल्टेंट है एक दूसरे के एम्पलीट्यूड ने कैंसिल किया, तो नई जो वेव है उसमें ये हुआ कि कोई भी एनर्जी या डिस्टर्बेंस इस तरह से नहीं, क्योंकि एक हद तक वो थी,
पर वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो पा रही, ये नेट इफेक्ट इनका 0 हो गया। तो यूँ आप सिंपली कह सकते हैं कि ये वो वेव है जो इन दोनों की सुपरपोजिशन से बनी है। तो कुछ इस तरह से स्टैंडिंग वेव कैन बी ऑब्टेन बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, आप इस तरह से कह सकते हैं। हम थोड़ा पहले मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करेंगे, जो आगे होगा ना, इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे ना इसको। वेव अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो आप अगर यहाँ पे लिखें मिसाल के तौर पे, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो बनेगा a साइन माइनस पहले आएगा बाहर, तो बनेगा kx माइनस ओमेगा टी, तो फिर बनेगा माइनस a साइन वगैरह जो भी है ना, क्योंकि एक वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना वो एडिशन के दौरान आप सिंपली कह सकते हैं नेगेटिव में है, एडिशन के दौरान की अगर मैं बात करूं। अच्छा, यहाँ से भी आप अरेंज करें, ये तो वैसे भी कम्यूटेटिव है, आप इस तरह से एडिशन में अरेंज करें कि x पहले लिखें बाद में लिखें, डज नॉट मैटर। पर यहाँ से अगर लिखना चाहें ना तो आप ये लिख सकते हैं इस तरह से, दिस इक्वेशन कैन बी डन, या आप इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू, आप ये इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू साइन आपका वही है, माइनस निकालें यहाँ से कॉमन, ठीक है। अगर मैं माइनस बाहर निकालूँ तो ये कहानी किस तरह भी बना सकते हैं। अच्छा, फिर साइन आपका ऑड फंक्शन है ना, तो इट कैन बी फर्दर एक्सप्रेस्ड माइनस a साइन और kx माइनस ओमेगा टी, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये वाली जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड, ये जो आपने दूसरी वाली वेव लिखी है ना, इस इक्वेशन को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं a इंटू साइन kx प्लस ओमेगा टी, इस तरह से। अच्छा, जैसा ये है ना माइनस kx ओमेगा टी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं kx प्लस ओमेगा टी, एग्जैक्टली जैसा कि ये आपकी वेव क्या है a इंटू साइन kx माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं a इंटू साइन kx प्लस ओमेगा टी। मतलब ये दो वेव्स हैं जो कि राइट में एक जा रही है और एक वेव लेफ्ट में जा रही है। करना पता क्या है, इन दोनों वेव की आपस में सुपरपोजिशन करनी है, आप इन दोनों वेव को आपस में ऐड करें। अच्छा, एडिशन करें ना तो मतलब सुपरपोज करें, एंड दे सुपर इम्पोज विथ ईच अदर आउट ऑफ फेज या इन अपोजिट डायरेक्शन, फेज इनका रिवर्सल है ना। अच्छा, देखते हैं कि इनका रिजल्टिंग इफेक्ट आपको क्या मिलेगा, y1 प्लस y2, ये आपका वही है। अब इस यहाँ पे इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करें। अच्छा, y1 वो वेव है जो कि आपका किस में जा रही थी, राइट में जा रही थी, इस तरह। इसकी एक्सप्रेशन आप यूँ भी लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन कैन बी डन इन दिस वे एज वेल, आप यूँ भी लिख सकते हैं, रिवर्स या अपोजिट एम्पलीट्यूड इस तरह से ना, ठीक है। डिस्ट्रक्शन है ना, तो एम्पलीट्यूड जो इन दोनों का आपस में इस तरह से यूँ कैंसिलेशन या इस तरह से बनेगी। अच्छा, y1 की वैल्यू क्या है, या y1 आपकी वेव क्या है, a इंटू साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये है, ठीक है। नेगेटिव जस्ट शोज अपोजिट इन एम्पलीट्यूड, भले आप यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस y1 की वैल्यू क्या है, वही आपका a इंटू साइन kx प्लस ओमेगा टी, यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से a निकालें कॉमन, ओके, y1 y2 की वैल्यू में a निकालें कॉमन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन kx माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या बनेगा, साइन kx प्लस ओमेगा टी मिलेगा। अब ये ऐसे समझ लें, एक कलेक्टिव वैल्यू है अल्फ़ा और ये एक कलेक्टिव वैल्यू है बीटा। अब देखें ज़रा, मैथमेटिक की एक प्रॉपर्टी है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये बराबर किसके होता है, 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ये है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, इसमें ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे इस्तेमाल करें, ठीक है। अब ज़रा देखें, y इज इक्वल टू a आपका वही है। अच्छा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपन 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपन 2, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे। ज़रा देखें, 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा ये सारा वैल्यू किसका है, अल्फ़ा का है, ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखें kx माइनस ओमेगा टी प्लस बीटा प्लस kx प्लस ओमेगा टी अपॉन 2, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस,
ये वैल्यू किसकी है अब? अल्फा माइनस बीटा, ये सारा वैल्यू क्या है? अल्फा। कौन सा वैल्यू अल्फा का है? के एक्स माइनस ओमेगा टी है। अच्छा, माइनस बीटा मतलब बीटा की जो साइन है ना वो इस तरह से आप चेंज करेंगे ना। अच्छा, माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी अपॉन 2, ये आपको मिला। अब इसको हम थोड़ा देखते हैं, ये ओमेगा टी से कैंसिल होगा और जो के एक्स है वो भी कैंसिल होगा। बाकी क्या मिलेगा इधर देखते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेव आपको किस तरह से मिलेगी जरा देखें। अच्छा, जो अंदर 2 है ना उसको बाहर निकालें तो बनेगा 2 इंटू ए और यहाँ पे मिलेगा आपका साइन वही। अच्छा, के एक्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू 2kx ओवर 2 मिला इंटू कॉस, वहाँ पे क्या है माइनस ओमेगा टी मतलब माइनस 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई 2 वही है। अब ये 2 इधर भी कैंसिल होगा, यहाँ पे भी कैंसिल होगा। इट मीन्स y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन के एक्स, और यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि दैट कैन बी इक्वल टू एन इवन फंक्शन कॉस माइनस ओमेगा टी अगर होगा ना तो आप इसको कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है, आप सिंपली कह सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वेव। ज़रा इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें ग्राफिकल कि ये है क्या, मतलब किस तरह से आपको मिला। तो ज़रा देखें, एक वेव थी आपने यूँ इस तरह लिखी थी ना। अच्छा, जिसका एम्पलीट्यूड आपने इस जगह पे देखें मिसाल की तौर पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, लेकिन एक और वेव जो थी ना वो आप ऐसे समझ लें यूँ थी। ठीक है, अच्छा मिसाल की तौर पे ये वेव जा रही है राइट में और दूसरी वाली वेव जा रही है लेफ्ट में, तो एक का एम्पलीट्यूड आपने मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम लिया है और एक का एम्पलीट्यूड आपका क्या है, माइनस है। y1 है ना वो आपका माइनस है, इसका मतलब ये कि नेगेटिव या रिवर्सल एम्पलीट्यूड है। अच्छा, जो y2 है वो आपका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड था। ओके, ये रिजल्टिंग पैटर्न है जो आपको मिला, इस रिजल्टिंग पैटर्न की हम बात करेंगे। अच्छा, ये सारा का सारा किस चीज़ को शो करता है, ये सारा कुछ क्या है, फेज है, तो उसके लिए हम बात करेंगे वेव फेज। इसके आगे मतलब वेव फेज की एक्सप्रेशन में या वेव एक्सप्रेशन में सबसे आगे या पहला जो इसका डोमेन बनता है, एक्सप्रेशन बनती है या जो यहाँ पे वैल्यू होता है वो किस चीज़ को शो करता है, हम बात करेंगे दैट इज द एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड को शो करेगा। मतलब स्टैंडिंग वेव की एक्सप्रेशन में एम्पलीट्यूड जो है ना वो ये है। आप सिंपली कह सकते हैं स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या मिला, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव की एम्पलीट्यूड आपको क्या मिली यहाँ पे, तो बड़ी सादी सी बात है, सिंपल सी एक्सप्रेशन है। हियर यू कैन डील विथ इन दिस वे, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 इंटू ए साइन के एक्स, ये मिला, ये एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड में क्या है, साइन फंक्शन है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड आप कह सकते हैं मैक्सिमम होगा। अब हम आते हैं इस पे के मैक्सिमम और मिनिमम की कहानी कैसे है। अब हम ज़रा इसको चेक करना चाहते हैं। पहले हम ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या या किस तरह से हम डील करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब होगा, आप सिंपली कह सकते हैं जब ये साइन फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उस वक्त होगा जब साइन फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा। साइन फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, मतलब कितना वैल्यू होता है साइन का मैक्सिमम वैल्यू, 1 या -1। तो हम बात करेंगे या तो +1 या फिर हम बात करेंगे इस तरह से -1। साइन थीटा कैन बी आइदर +1 और इट कैन बी -1, ये होगा ना। अच्छा, अब यहाँ से आपने पोजीशन मालूम करनी है। किस चीज़ की पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे या पोजीशन पे मौजूद है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, साइन को लें सामने, तो यहाँ पे बनेगा के एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स +1, ये मिला, ठीक है। अच्छा, तो यूं के एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन। तो आप सिंपली कह सकते हैं कौन सी एंगल है जिसपे साइन थीटा 1 होता है, π/2, ये होता है। अच्छा, ये मिला आपको के एक्स, कि के एक्स जब भी ऐसे होगा ना तो सिंपली आप कह सकते हैं कि आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब वो
x की क्या वैल्यू हम पुट करें, क्योंकि k तो आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है या वेव नंबर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करें जरा, आपको अंदाजा यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर, 2 पाई अपॉन लैम्डा आपका k है, इनटू x वही है। अच्छा, पाई ओवर 2 आप वही लें, यूं पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे जो मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, देखें जरा, 2x अपॉन लैम्डा मिला इज इक्वल टू सामने 1/2 मिला। अगर मैं लैम्डा के लिए यहाँ पे अपना x की पोजीशन के लिए सॉल्व करूँ, लैम्डा को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 पहले से मौजूद है, 2 इधर ले आए तो आपको x अपॉन लैम्डा अपॉन 4 मिला। मतलब x की पोजीशन या x जब भी लैम्डा बाय 4 होगा, आप सिंपल कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल है ना वो मैक्सिमम होगा। इसमें हम बात करना चाहेंगे, थोड़ा वेट। अच्छा, इसी तरह से मैक्सिमम नेगेटिव साइन इधर ले आए तो के एक्स इज इक्वल टू क्या मिला आपको, साइन इनवर्स -1 मिला। अच्छा, तो के एक्स क्या मिलेगा आपको, एक पॉसिबिलिटी है कि साइन 91, दूसरी पॉसिबिलिटी 270 ना, तो साइन 270 इज आल्सो इक्वल टू -1, तो यूँ आप कह सकते हैं साइन 270 का मतलब क्या, 3π/2। अच्छा, अब के की वैल्यू पुट करें, 2 पाई अपॉन लैम्डा प्रोपेगेशन कांस्टेंट, एक्स आपका वही है, 3π/2 आपका वही है। अच्छा, पाई बिल्कुल इसी तरह से कैंसिल होगा। अब ज़रा x की पोजीशन के लिए ले जाएं, लैम्डा को सामने ले आएं तो बनेगा 3 लैम्डा और यहाँ पे 4 आपका वही है। इसका मतलब यूँ हुआ कि x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आप सिंपली कह सकते हैं क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमा। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, अब हम आते हैं दूसरी बात पे कि एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल मिनिमम कब होगा। अब ज़रा इसको देखना चाहते हैं भाई, जब ये साइन फंक्शन मिनिमम होगा ना तो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल भी आप सिंपली कह सकते हैं मिनिमम होगा। इसका मतलब यूँ बना कि r में जो साइन फंक्शन है ना, साइन के एक्स मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या, 0, साइन को आप सामने ले आए, के एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अच्छा, तो के एक्स इज इक्वल टू कौन सी वो एंगल है जिस पे साइन थीटा 0 होता है, 0, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 ओवर के, दिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 वो पोजीशन है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मिनिमम होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल मिनिमम होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है ना, एक पॉसिबिलिटी ये क्या कि साइन इनवर्स 0 कहाँ होता है, हमने बोला कि 0 रेडियन पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि साइन इनवर्स 0 आपका 180 पे भी होता है ना, 180 का मतलब क्या, पाई, जैसा कि साइन इनवर्स 0 आपका क्या हो सकता है, या तो 0 या फिर क्या हो सकता है 180 मतलब पाई। तो फिर यहाँ से अगर मैं x निकालूँ ना तो k आप वैल्यू लिखें इस तरह से, x आपका वही है पाई, तो यूँ आपको x क्या मिलेगा, लैम्डा सामने ले आए तो ये मिलेगा तकरीबन ऐसे समझ लें लैम्डा बाय 4। अच्छा, अब इन दोनों की यहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहेंगे, ज़रा देखें क्या कह रहा है कि मैक्सिमम अगर आपको एम्पलीट्यूड चाहिए तो x कितना होना चाहिए, x की पोजीशन क्या होनी चाहिए। भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए x की पोजीशन होनी चाहिए या तो लैम्डा अपॉन 4, अच्छा, या फिर क्या होना चाहिए 3 लैम्डा अपॉन 4। अब आपको एक सीरीज यहाँ से मिल गई ना। अच्छा, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 7 लैम्डा बाय 4, एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 जब भी होगा आप सिंपली कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो मैक्सिमम होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या आप कह सकते हैं, मिनिमम के लिए पोजीशन क्या हो सकती है स्टैंडिंग वेव में, बड़ी सादी सी बात है, या तो 0 पे, अच्छा, या फिर लैम्डा अपॉन 2 पे, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं 2 इंटू लैम्डा अपॉन 2 पे, या 3 इंटू लैम्डा अपॉन 2 पे, एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 जब भी होगा ना आप सिंपली कह सकते हैं कि पोजीशन फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे ये एक छोटी सी कहानी। अच्छा, ये बात हम स्टैंडिंग वेव में कैसे वेरीफाई करें ना, स्टैंडिंग वेव में इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी। अब ज़रा हम आते हैं इस पे, देखें ज़रा, ये है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टैंडिंग वेव का जो आपने लिखा, ये वेरिफिकेशन मिनिमम या मैक्सिमम की हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। ओके, देखें ये एक वेव है, वेव पैटर्न है जो कि जनरली मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है।
अच्छा, यहां से लेकर एक साइकिल तकरीबन कैसे बनेगा, 1 साइकिल, मतलब 1 लैम्डा की अगर मैं बात करूं तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये आपका 1 लैम्डा है, और यहां से आगे अगर देखें तो एक और वेव है, मतलब एक और लैम्डा है, कलेक्टिवली कह दो 2 लैम्डा है। अच्छा, हम यहां से रेफरेंस पॉइंट ले जाना चाहते हैं ना, यहां से जरा लोकेशन देखें, ये पोजीशन कौन सी है, एक्स एक्सिस के हिसाब से 0। अच्छा, फिर ये पोजीशन कौन सी यहाँ की बनेगी, λ/2, क्योंकि देखिए ना पूरी वेव का हाफ है, λ/2 है ना ये। अच्छा, फिर ये कौन सी पोजीशन है, कह सकते हैं 2 λ/2 है, क्योंकि ये कितना है, एक लूप है ना, ये वेव का हाफ है ना, वेव का हाफ मतलब क्या, सिंगल लूप, और वेव का हाफ बोले तो λ/2। तो यहाँ पे कितने हाफ है, यहाँ से यहाँ तक कितने हाफ है, 2 हाफ है ना, तो 2 λ/2। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हाफ है, 3 हाफ है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे बनेगा 3 λ/2। फिर 1 2 3 4 कितने हाफ है, 4 है ना, 4 λ/2। ऐसे वहाँ से शुरू करो तो उस तरह भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे। एक बात ये, दूसरी बात ये भाई, ये पोजीशन कौन सी हो सकती है, ये वाली एक्स एक्सिस के हिसाब से, ये अगर λ/2 है तो ये पोजीशन क्या हो सकती है, जो इन बिटवीन है ना, या जो मिड पोजीशन आप कह सकते हैं, ये कौन सी पोजीशन यहाँ से हो सकती है, बड़ी सादी सी बात है, दैट कैन बी λ/4। ये चौथा ऐसा है ना, इधर देखें ये 4th पार्ट है। अच्छा, फिर देखें ये पोजीशन कौन सी हो सकती है, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, λ/4 एक है, ये दूसरा λ/4, ये तीसरा λ/4, आप कह सकते हैं हेयर वी हैव 3 λ/4। अच्छा, फिर ये 4 λ/4 और ये 5वां λ/4, इधर 5 λ/4, ये 6 λ/4 और ये 7 λ/4 एंड सो ऑन, ऐसे। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखें जरा, स्टैंडिंग वेव के इस ग्राफ में एक वाज़ेह चीज़ है ना कि λ/4 की जगह पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम है, फिर वो प्लस में है या माइनस में भी है, आप कह सकते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर होता है ना, आप सिंपली कह सकते हैं मैक्सिमम है, कौन सी जगह पे, λ/4 पे। और कहाँ पे भाई, 3 λ/4 वाली जगह पे, 3 λ/4 वाली पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम भी है इधर। अच्छा, 5 λ/4 की जगह पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम है। अब जरा देखें, ये आपके सामने है, इधर देखें जरा, λ/4 पे x मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट, λ/4 पे मैक्सिमम होगा, और कहाँ पे 3 λ/4 पे भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और कहाँ पे 5 λ/4 पे भी मैक्सिमम है, ये वेरीफाइड। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से मिनिमम कहाँ है भाई, एक तो 0 पे ना, इस जगह पे मिनिमम है, आप कह सकते हैं 0 पे, और दूसरा कहाँ पे λ/2 पे, यहाँ पे, और फिर कहाँ पे 2 λ/2 पे, और कहाँ पे 3 λ/2 पे एंड सो ऑन। तो स्टैंडिंग वेव में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन का जनरल तरीका ये। अच्छा, पहली बात यहाँ पे ना ये इस तरह से। दूसरी बात ये कि वो जगह, दो पोजीशन स्टैंडिंग वेव में, वो चीज़, वो जगह जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आपका मैक्सिमम होता है, उनको हम यहाँ पे नाम देंगे एंटी नोड। ये आपकी कौन सी पोजीशन है, एंटी नोड की पोजीशंस हैं, ये आपके क्या हैं, एंटी नोड। एंटी नोड ये भी है आपका ये भी एंटी नोड है, आपका ये भी एंटी नोड है, और इस तरह से ये भी एक एंटी नोड है। एंटी नोड कौन सी है, दोज पोजीशन स्टैंडिंग वेव में, वो जगह जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम हो, सिंपली दीज पॉइंट्स आर एंटी नोड। तो आप सिंपली कह सकते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब ये है, स्टैंडिंग वेव में आप उन पार्टिकल की बात करना चाह रहे हैं जो कि एंटी नोड पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा, भला कौन सी वो जगह हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आप कह सकते हैं कि मिनिमम है, या आप सिंपली कह सकते हैं 0 है, वो कौन सी जगह है, तो 0 वाली जगह भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं उस पर कि 0 कहाँ पे है, देखें 0 पे, यहाँ पे, और इधर। अच्छा, वो जगह जहां पे 0 है ना, उसका नाम हम रखेंगे नोड। ये नोड,
ये नोड की कंडीशन है क्या कि x इज इक्वल टू 0 पे नोड है, एक ये है। दूसरा नोड कहाँ है, लैम्डा बाय 2 पे नोड है। और दूसरा कहाँ है, आप कह सकते हैं 2 लैम्डा बाय पे, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है इस तरह से, यहाँ पे भी है। तो नोड वो पोजीशन है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आप सिंपली कह सकते हैं मिनिमम है। मैक्सिमा मतलब एंटी नोड पोजीशन और मिनिमम का मतलब क्या है, नोड पोजीशन। तो ये है एक छोटी सी कहानी जो आप स्टैंडिंग वेव में देखते हैं। अच्छा, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि दो वेव की सुपरपोजिशन करें, एक राइट में जा रही है दूसरी लेफ्ट में, सुपरपोजिशन करें। अहम है वो ये कि जो आपकी सुपरपोजिशन और उसमें जो ओरिजिनल वेव्स है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भले उनका आपस में अपोजिट रखें, ठीक है। तो यूं आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सच वेव्स आर एक्चुअली स्टैंडिंग वेव। इस तरह से जो आम एक स्ट्रिंग में आपने दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की सुपरपोजिशन देखी है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये है एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा हमने ये देखा कि व्हाट आर द पोजीशन फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और फॉर मिनिमम, मतलब नोड और एंटी नोड की पोजीशन क्या थी इन स्टैंडिंग वेव में, ये आपने देखी। तो अच्छा, इसमें एक और बात है, मतलब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने लिखी ना, इसमें एक और यहाँ पे आप कर सकते हैं कहानी। कौन सी वाली कहानी, जरा देखें। जैसा कि ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी ना, थोड़ा सा इसी में एक चेंजिंग अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। वो कौन सी चेंजिंग है, जरा देखें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ, अगर ऐसे है तो भी सही है, मतलब गलत नहीं है। किस तरह से, ज़रा देखें इधर। इसी तरह से इसकी अगर मैं एक्सप्लेनेशन करूँ ना, इधर देखें। मसलन एक वेव है जो कि इस तरह से राइट में जा रही है, देखें ज़रा, राइट में जा रही है। इसकी रिप्रेजेंटेशन आपने क्या लिखी थी, जो लिखी है एग्जैक्टली वही लिखें आप। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये थी ना आपकी। अच्छा, ये वो वेव है जो कि राइट में जा रही है। अगर ऐसा लिखें तो भी, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और वेव है जो कि लेफ्ट में जा रही है, या वाला थोड़ी देर के लिए हम ये समझते हैं कि ये वेव राइट में गई और यहाँ से या इस जगह से लगकर ये रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्ट होकर ये वापस आएगी और यूँ वापस आती है ना, वो किस तरह से आएगी, ज़रा इसकी भी हम बात करते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन जब होती है तो आउट ऑफ फेज इस तरह से आती है। ये वेव की एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी वेव जब रिफ्लेक्ट होती है ना तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड से होती है। ये बात आप ध्यान में रखें। जैसा कि पॉजिटिव भी अगर लगी यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन जो होगी ना इसकी आउट ऑफ फेज इस तरह से होगी। ये एक वेव रिफ्लेक्शन की है। बहरहाल बात ये है कि इसको हम किस तरह से लिखें, फिर सिंपल सी बात है। y2 आपका जो बनेगा ना, y2 जो वेव है, इट इज़ मूविंग टू द लेफ्ट। लेफ्ट के लिए जनरल फार्मूला आप क्या लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यूँ है ना स्टैंडर्ड फार्मूला के हिसाब से अगर मैं बात करूँ। पर पता क्या है, वेव रिफ्लेक्ट होती है जब तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड से हो रही है ना, तो हम यहाँ पे भी माइनस दे सकते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे आप माइनस दे सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जब आप y1 या रिजल्टेंट वेव बनाने की बात करते हो जो इन दोनों की एडिशन से मिले, y1 प्लस y2, अगर आप यूँ लिखें ना तो फिर आप इसी में ये इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं। y1 आपका जो भी है a इंटू साइन आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स वही है, प्लस y2 आपका माइनस में है ना, तो यहाँ पे होगा माइनस a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आप यूँ भी लिख सकते हैं ऐसे। फिर आप क्या करें, माइनस कॉमन निकालें, a अपना कॉमन निकालें, सॉरी। फिर यहाँ पे आपका क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वही है। अच्छा, और ये दूसरा माइनस आपका ये फार्मूला का अपना, और साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इस तरह से, फिर इस तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा, आगे ज़रा इसको थोड़ा हम देखना चाहते हैं। इसी में आगे देखें, अगर ए आपका वही है, पता है फिर फार्मूला आपका क्या लगेगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का लगेगा। अब जो एक्सप्रेशन यहाँ से पता है क्या कह रही है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा लगेगा फिर। अच्छा, उसमें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बराबर किसके होता है पता है,
दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन आपका जो भी है, जो आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन थी ना वो 100% जो पहले आपने की थी ना उसका रेसिप्रोकल होगी, मतलब दैट वुड बी 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 होगा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। फिर ऐसे बनेगा, ये एक्सप्रेशन है। अगर हम ऐसे लिखते ना तो अच्छा, फिर आप इसमें सॉल्यूशन करके ज़रा देखें कि क्या वही एक्सप्लेनेशन या वही आपको स्टैंडर्ड वे मिल रही है या नहीं, थोड़ा हम वेरीफाई करना चाहते हैं ना इस तरह से। अच्छा तो ज़रा देखें इधर, ये आपका साइन अल्फ़ा, ये सारा का सारा अल्फ़ा और ये आपका बीटा। अच्छा 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, थोड़ा हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं ना, ये अल्फ़ा है और ये माइनस बीटा, माइनस करने से जो नेक्स्ट टर्म है उसकी साइन चेंज होंगी, तो माइनस ओमेगा टी प्लस का ओमेगा टी माइनस का आपस में किस तरह से होंगे, इस तरह ये कैंसिल होंगे, माइनस के एक्स यहाँ का और माइनस के एक्स ये टोटल बनेगा माइनस 2kx अपॉन 2, फिर वो 2 और 2 कैंसिल होगा, तो कुल मिला के ये आपका बनेगा माइनस में kx खाली इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों प्लस करेंगे तो kx कैंसिल होगा, 2 ओमेगा टी अपॉन 2 में 2 कैंसिल होगा, खाली बनेगा cos ओमेगा टी। अच्छा जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो रिजल्टिंग इफेक्ट आपका क्या मिलेगा, 2 इंटू ए। अब देखें ये आपका साइन माइनस kx वही है इंटू कॉस ओमेगा टी वही है। अब देखें इधर जो साइन है ना ऑड फंक्शन है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा ना, फिर ये फर्क आएगा इसमें कि माइनस को बाहर निकालें, माइनस 2a वही आपका साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। जरा फार्मूला की कंपैरिजन देखें कि अगर हम ऐसे करते किस तरह से, इधर देखें थोड़ा बहुत, अगर हम ऐसे लिखते मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन में डेरिवेशन की जब हम बात करते हैं ना कि भाई एक वेव राइट पे जा रही थी, वही वेव या इसी तरह से दूसरी वेव है जो कि इस तरह से थी, हमने इसी वेव की रिफ्लेक्शन के हिसाब से बात की, तो भी आपका फार्मूला ये मिला। एम्पलीट्यूड कितना है भाई, वही है ना 2a साइन के एक्स है, देखें इधर 2a साइन के एक्स है ना, जो हमने स्टैंडर्ड डेरिवेशन की है थोड़ी देर पहले, उसमें भी हमने क्या लिखा 2a साइन के एक्स वही है। अच्छा वेव फेज क्या था आपका, कॉस ओमेगा टी में था, यहाँ पे भी देखें कॉस ओमेगा टी, तो ऐसे भी हो सकता है, अगर हम इस तरह से करते तो भी हो सकता था, ठीक है ना, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि भाई वेव किस तरह से है, ठीक है। देखें दोबारा इधर मैंने सिर्फ रिफ्लेक्शन के हिसाब से नेगेटिव एम्पलीट्यूड के हिसाब से सॉल्व किया, स्टैंडर्ड फार्मूला आपके रखे थे, तो देखें वही बात बन रही है जो आपकी है। या ऐसे भी कर सकते थे कि भाई आप माइनस को बाहर निकालें, ये ऑड वाला जो पैरामीटर है या ऑड की जो कहानी है वो हमने पहले से अलग कर दी ना, इस तरह से ऐसे सॉल्व करें तो भी, तो दोनों सही है, मतलब आप माइनस कॉमन निकाल के इसको इक्वेशन को आगे ले आएं, क्योंकि माइनस का मतलब वही है कि आपका नेगेटिव एम्पलीट्यूड से दूसरी वेव है, नथिंग मोर। अगर इस तरह करते तो भी हो सकता था, दोनों में रिजल्ट आपको एक जैसा मिल रहा है, ठीक है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की आपको नहीं होनी चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन या हम डेरिवेशन किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आप रेफरेंस बुक अगर देखें ना तो काफ़ी रेफरेंस बुक ऐसे हैं जिसमें इस तरह की कैलकुलेशन की हुई है, क्योंकि हम जो लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने क्या देखा था कि वेव की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ओमेगा टी माइनस के, मतलब पहले ओमेगा टी है माइनस के एक्स, ऐसी है ना, पर ज़रा डेरिवेशन को देखें तो के एक्स प्लस ओमेगा टी या के एक्स माइनस, हमने उल्टा करके देखा इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने वो कॉमन माइनस जो है ना उसको कॉमन निकाल के कैलकुलेशन की है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, मतलब आपको लगता है कि ये गलत है इस तरह से, या आपको इस तरह से सही समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको स्टैंडर्ड वे में कर लें, भले आप बात एक ही है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी रेफरेंस बुक आपको इस तरह से भी देखते हैं तो इस तरह से भी है, तो मैथमेटिकली दोनों तरीके सही हैं, दोनों मेथड सही हैं, जो आपको सही लगे या जिस तरह से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट। कमिंग जो लेक्चर है ना आपका, कमिंग जो लेक्चर होगा उसी में पार्ट 2 जो इसका होगा, उसमें हम इसी स्टैंडिंग वेव को थोड़ा और मैथमेटिकली हम डिस्कस करेंगे, नोड की पोजीशन, एंटी नोड की पोजीशन जो अभी आपने डिस्कस की, इसको और थोड़ा हम सही तौर पे डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें और आपको कोई भी इस तरह से वीडियो जो ना वो मिस ना हो जाए। थैंक यू।